जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना चैप्टर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है और इसी के साथ अपना चैप्टर है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। आज हम जानेंगे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किन्हें कहा जाता है, एक प्यारे से प्रश्न के साथ। और इसका उत्तर है पत्तन और पोताश्रय। सीधी सी बात है, पानी वाले बड़े बड़े जहाजों, समुद्री पोतों को रोकने वाली जो जगह है, यानी इनका जो, जैसे अपने स्थल मार्ग के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, वही बात है पत्तन और पोताश्रय की। तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब ही जान लेते हैं। विपत्तन कौन सी जगह होती है? जहाजों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने। ये रहे भी बड़े बड़े जहाज है यहाँ पर। तो यहाँ इन जहाजों से यात्रियों को भी इधर उधर लाया और ले जाया जा सकता है। और बड़े बड़े जो माल हैं उनको भी कार्गो जिसको कहा जाता है, माल को लदान और उतरान, यानी माल को चढ़ाना और उतारना और भंडारण हेतु जहां सुविधाएं मिलती है, तो वो स्थान है जहां पर जहाजों से यात्रियों को उतारना, चढ़ाना, माल को लदना और उतारना और भंडारण की जहां सुविधा होती है, उस जगह को कहा जाता है पत्तन। ये रहा जी पत्तन और ये रहे बड़े बड़े जहाज। इनके ऊपर देखो, ये बड़े बड़े कंटेनर हैं वो लदे हुए हैं। फिर आता है दूसरा पोताश्रय। नाम से स्पष्ट है, संधि विच्छेद कर ले। पोत जहां आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं। तो गहरे जल का एक विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ भाग, जहां पर पोत सुरक्षा पूर्वक लंगर डालते हैं, यानी डेरा डालते हैं। ये जहाज यहां पर आया, माल इससे उतार लिया। अब इसको क्या करना है? माल चढ़ाने के लिए या तो हाथों हाथ वापिस भेजना है, तो माल उतार लिया, माल को चढ़ा दीजिए, चला जाएगा। और या फिर मौसम खराब है या अभी इसके लिए जो लोडिंग का काम है वो नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा? यहां तो खड़ा नहीं रहेगा, यहां खड़ा रहेगा तो दूसरा जो जलयान है उसको हम कहां रोकेंगे? तो इसको फिर गहरे पानी यानी समुद्र के अंदर थोड़ा पीछे की जगह पर बांध दिया जाता है। और देखिए ये डेरा डाले हुए कितने यहाँ पर जलयान है वो दिखाई गए हैं। लंगर शब्द का इस्तेमाल होता है जनरली, हम स्थल मार्ग पर जिनके लिए डेरा शब्द का यूज कर लेते हैं। तो गहरे जल का एक विस्तीर्ण भाग जहां पोत सुरक्षा पूर्वक लंगर डालते हैं, वो पोताश्रय है, पोत के का जो आश्रय स्थल है। तो समझ गए पत्तन किसे कहते हैं और पोताश्रय किसे कहते हैं, और यही दोनों में अंतर भी हो जाएगा। अब देखिए दो और बातें कि एक पत्तन का जो इंपॉर्टेंस है उसकी बात करें, वो नौभार के आकार, नौभार को इंग्लिश में कहा जाता है कार्गो। ये आपके लिए आसान वर्ड रहेगा, कार्गो। और निपटान किए गए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित होता है भी कितना जो कार्गो है, जो माल आता है वो यहां पर उसका भंडार किया जाता है, कितने जहाज हैं वो यहां आते और जाते हैं, यानी उनको रोकने की जो सुविधा है, इसके आधार पर ही पत्तन के इंपॉर्टेंस की बात रखी जाती है भी उसकी वैल्यू कितनी है। और एक पत्तन द्वारा निपटाया नौभार और उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। यानी ये जलयान यहां पर आया, यहां पर माल उतार लिया, ये माल कहां जाएगा? ये माल जिस बंदरगाह पर उतारा है उसके पीछे के राज्यों के अंदर है, वो सप्लाई हो जाएगी। तो जहां तक के राज्यों में इसकी सप्लाई होती है उस एरिया को कहा जाता है पृष्ठ प्रदेश। पीछे का जो एरिया, पृष्ठ प्रदेश। तो इसके पीछे के जो भी स्टेट है जहां तक ये माल आता है, चाहे भेजने के लिए चाहे यूज करने के लिए, वो पीछे का पूरा एरिया पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। तो इस प्रकार के जो समुद्री मार्गों से जो व्यापार होता है वो पृष्ठ प्रदेशों को बहुत ही बड़ा फायदा है, वो पहुंचाते हैं। तो पत्तन और पोताश्रय की सामान्य बात होगी। अब बात है एक इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा के अंदर एक प्रश्न यहां से आपको मिलेगा, पत्तन के प्रकार, यानी पत्तनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। आपके सिलेबस में
तीन प्रकार का वर्गीकरण है। पहले उनके नाम जान लो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। पहला है निपटान किए गए नौ भार के अनुसार पतनों के प्रकार यानी कार्गो के प्रकार। एक है औद्योगिक पतन, एक है वाणिज्यिक पतन और एक है विस्तृत पतन। तो नौ भार के आधार पर तो हो गए तीन प्रकार, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत। दूसरा है लोकेशन, अवस्थिति के आधार पर दो हैं, एक अंतर्देशीय और एक बाह्य, एक अंदर और एक बाहर की बात आ रही है। तीसरा है विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर, कौन से काम को वो अंजाम देते हैं उसके आधार पर पांच प्रकार हैं, तेल पतन, मार्ग पतन, फेरी पतन, अंत्रोपोपतन और नौसेना पतन। तो निपटाए गए नौ भार के आधार पर तीन है, लोकेशन के आधार पर दो है और विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पांच। तीन, दो और पांच किसके आधार पर, पहले यह ध्यान में देना है, फिर उनके नाम की बात। फिर हमें क्या पढ़ना है इसमें, इनकी मेन एक एक लाइन की बातें हैं, कहीं कोई दो लाइन आएगी तो छोटी छोटी बात हैं, अच्छे से आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना होगा। चलिए अब बात करें, सबसे पहले पहला वर्गीकरण ले लेते हैं, निपटाए गए नौ भार के अनुसार पतनों के प्रकार। दोनों आगे, तीनों औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत पतन। समझ लीजिए पहले, ये पतन थोक नौ भार यानी कार्गो। कार्गो क्या होता है, माल जो आता है, बड़े बड़े कंटेनरों के अंदर जो माल आता है उसकी बात होती है, उसके लिए शब्द यूज होता है कार्गो। और वो भी बल्क में यानी बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये पतन थोक नौ भार यानी थोक में कार्गो के लिए विशेषीकृत होते हैं। तो वो पतन जहां पर बल्क में कार्गो का काम संपन्न होता है, बड़े बड़े कंटेनर जहां पर आते हैं वो औद्योगिक पतन कहलाते हैं। और इनसे अनाज, चीनी, ऐशक, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थों का जो व्यापार है वो होता है। तो इसकी मेन बात क्या है, वो है थोक में कार्गो। दूसरा आता है वाणिज्यिक। ये पतन सामान्य नौ भार, सामान्य जनरल कार्गो की बात है। यहां तो क्या है, बल्क में, यहां नॉर्मली छोटे सामान के लिए, छोटे सामान नॉर्मल कार्गो का काम होता है और साथ में यात्रियों के आवागमन की सुविधा भी यहां रहती है। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंधन है वो करते हैं। तो इसमें तो हो गया थोक नौ भार और इसमें इसका काम हो गया सामान्य नौ भार का काम जहां हो रहा है वो वाणिज्यिक पतन कहलाते हैं। अब आता है विस्तृत। विस्तृत के अंदर जानिए जहां पर दोनों ही काम संपन्न होते हैं। ये पतन है वो जहां थोक नौ भार और सामान्य नौ भार दोनों का ही काम संपन्न होता है, वो विस्तृत पतन है। और दुनिया के अंदर ज्यादातर आपको विस्तृत पतन है वो ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े जो पतन है वो विस्तृत पतन के रूप में मिलेंगे, जहां पर औद्योगिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के काम संपन्न होते हैं। उम्मीद करूं समझ गए। बार बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग के अंदर सेट हो जाए। निपटाए गए नौ भार के आधार पर तीन प्रकार, औद्योगिक जहां पर थोक नौ भार का काम संपन्न होता है, वाणिज्यिक जहां पर सामान्य नौ भार का काम किया जाता है, और विस्तृत पतन जहां थोक में सामान्य नौ भार का। ऐसे जान ले भी सामान्य नौ भार हो रहा है लेकिन वो भी किस में हो रहा है, थोक में जहां पर हो रहा है। तो दोनों ही काम संपन्न होते हैं, वो विस्तृत पतन है। और ज्यादातर दुनिया के अंदर आपको विस्तृत पतन है वो ही देखने को मिलेंगे। ये हो गया एक वर्गीकरण। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, और वो है अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पर। दो प्रकार है, अंतर्देशीय यानी इनलैंड पोर्ट्स कहा जाता है और दूसरा आउट पोर्ट्स की बात आती है, बाह्य पतन। मतलब समझ ले, इनलैंड ये पतन समुद्री तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं। इनलैंड है ना, इंग्लिश में इजी, इनलैंड जमीन पर है, जमीन पर है। और ये नदी या नहरों द्वारा समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये कोई स्थल भाग है, ये यहां पर समुद्र हो गया और यहां पर हमने थोड़ा सा जमीनी भाग पर है वो पतन बनाया है। तो यहां समुद्र को पानी से जोड़ने के लिए या तो यहां पर नेचुरल नदी हो या फिर नहर से इसको जोड़ दिया जाता है ताकि जलयान इसके माध्यम से
यहां तक पहुंच जाते हैं। तो हमने पोर्ट कहां बनाया, अंदर बनाया, जमीनी भाग में बनाया, तो उसी को कहा जाता है अंतर्देशीय, देश के अंदर यानी इनलैंड, इंग्लिश आसान है इसकी, इनलैंड पोर्ट्स कहा जाता है। तो ये पत्तन समुद्री तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं, जो नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो पत्तन है चौरस तल, नीचे का जो चौरस तल होता है, चौरस तल वाले जहाज या जो बजरे, जो छोटी नाव होती है, उनके द्वारा ही गम्य होते हैं, उनके द्वारा ही यहां तक पहुंचा जा सकता है। नीचे से फ्लैट होते हैं और या जो छोटे नाव जिसको बजरे कहा जाता है, उनके द्वारा ही यहां तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि बड़े नाव जलयान है वो तो यहां फिर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी नदी या नहर की जो चौड़ाई है वो नहीं होती। अब आपको उदाहरण भी ध्यान में रखने हैं, एक एक दो दो करते चले, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। याद वो ही रखने हैं मोस्टली जो आपकी किताब में दिए हैं। ब्रिटेन के अंदर मानचेस्टर, तो मानचेस्टर कहाँ है, ब्रिटेन में। राइन नदी पर मेनहिम और ड्यूसबर्ग, जब हमने राइन नदी पढ़ी थी तब ये बात किया था मेनहम और ड्यूसबर्ग की। मिसिसिपी नदी पर बात करें तो मेम्फिस है, और हुगली नदी पर भारत के अंदर कोलकाता बंदरगाह, ये सारे क्या हैं, इनलैंड पोर्ट्स हैं। मानचेस्टर, मेनहेम, ड्यूसबर्ग, मेम्फिस और कोलकाता, ये जो 5 नाम यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं, इनलैंड पोर्ट्स हैं। डायरेक्ट ही या समुद्री तट पर नहीं है, जबकि समुद्री तट से दूर जमीनी भाग पर ये पोर्ट बने हुए होते हैं, और यहां पर जलयानों को पहुंचाने के लिए नदी या नहर के मार्ग का इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब बाह्य पत्तन जस्ट इसका रिवर्स हो गया, उल्टा। ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। लीजिए, अब वो पत्तन है भी जैसे यहां पर पहुंच सकता है, लेकिन इससे पहले ही समुद्र के अंदर वाली साइड के अंदर बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, कई बार जो नेचुरल पत्तन यहां बने होते हैं वहां पर बड़े बड़े जहाज नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए इस पानी से दूर यानी जमीन से दूर समुद्र वाली अंदर वाली साइड के अंदर पत्तन बना लिए, तो उनको कह दिया बाहर, यानी अंदर बनाया तो इनलैंड, बाहर बना तो बाह्य पत्तन हो गया। तो ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर होते हैं। जब जलपोत है वो बड़े आकार के होते हैं, या वास्तविक पत्तन में अधिक अवसाद मिट्टी का जमाव हो जाता है, तब इनका निर्माण किया जाता है। और जैसे यूनान यानी एथेंस का जो बाह्य पत्तन है उसका उदाहरण है पिरेइयस, तो ये नाम ध्यान रख लेना है, ये ग्रीस के अंदर है, यूनान के अंदर पिरेइयस। तो पिरेइयस पत्तन किस प्रकार का है, बाह्य पत्तन का उदाहरण है पिरेइयस, जो ग्रीस के अंदर है, यूनान के अंदर है। पिरेइयस किस प्रकार का पत्तन, बाह्य पत्तन है, जो कि वास्तविक पत्तन से दूर समुद्र के अंदर वाली साइड में बना हुआ होता है। क्यों बनाया जाता है, जब बड़े आकार के जलपोत है वो तट पर नहीं पहुंच पाते, या फिर वास्तविक पत्तन जहां बना हुआ है वहां पर मिट्टी का अवसाद का जमाव हो जाता है, गाद जमा हो जाती है, तब बड़े जलयान वहां नहीं पहुंच पाते, तब उनसे दूर थोड़ा सा अंदर वाली साइड में पत्तन बनाए जाते हैं, वो बाह्य पत्तन कहलाते हैं, जो कि एक तरीके से उसका सहायक है। जैसे बस स्टैंड पर एक बस सारी जो स्टेशन है वो भरे हुए हैं, तो बस थोड़ी साइड में रुक जाए, वो बात हो गई। तो ये हो गया लोकेशन के आधार पर दो, इनलैंड और जो बाह्य पत्तन है, आउटलैंड जो पोर्ट है, उन दोनों की बात हो गई। और दोनों के उदाहरण मानचेस्टर, मेनहेम, ड्यूसबर्ग, मेम्फिस, कोलकाता, ये इनलैंड वाले हैं। बाह्य पत्तन का एक उदाहरण है पिरेइयस। चलिए अब लास्ट वर्गीकरण समझ लें। काम के आधार पर, विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर 5 प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आ गया तेल पत्तन। स्टार्टिंग में तो हमने इकट्ठा कर लिया, भी औद्योगिक है, वाणिज्यिक है, विस्तृत है। अब वहां पर अलग अलग कौन सा पोर्ट है वो किस प्रकार के काम को ज्यादा अंजाम देता है, जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है, उसकी बात करें। तेल पत्तन समझ गए अब आप नाम से ही, जहां पर ऑयल का काम होता है। तो इन पत्तनों पर मुख्यतः तेल का आयात और निर्यात होता है, और इनमें से कुछ पत्तन ऐसे होते हैं जहां तेल के टैंकर
खड़े किए जाते हैं, इसलिए इन पतनों को टैंकर पत्तन भी कहा जाता है। टैंकर पत्तन। अब देखिए ये जलयान रहे बड़े बड़े, और ये यहां पर ये तेल के लिए ये जो टैंकर हैं वो बने हुए हैं। तो जिन पत्तनों पर तेल के टैंकर खड़े किए जाते हैं उनको टैंकर पत्तन कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो वेनेजुएला में मराकाइबो, ट्यूनेशिया में एस्कीरा और लेबनान में त्रिपोली। 3 नाम आ रहे हैं आपके जो यहां दिए गए हैं। एक एक दो याद करो, अपने आप याद हो जाएंगे, करना नहीं होता, बस बार बार पढ़ना है। वेनेजुएला में मराकाइबो कहां पर है? वेनेजुएला में। मरगाकाइबो कहां पर? वेनेजुएला में। ट्यूनीशिया में एस्कीरा, खीरा कहां है? ट्यूनीशिया में। लेबनान में क्या है? त्रिपोली। मरकाइबा, एस्कीरा और त्रिपोली, ये तीनों ही टैंकर पत्तन के उदाहरण हैं। टैंकर पत्तन कौन है? जहां पर तेल के टैंकर है वो खड़े किए जाते हैं, तेल से भरे हुए ये सब यहां पर खड़े किए जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है इसके अंदर, कुछ अन्य पत्तनों पर तेल शोधनशालाएं, जिनको रिफाइनरी कहा जाता है, जहां पर ये पत्तन है उनके बैक साइड में कहीं आसपास में ही रिफाइनरी है, वो भी स्थापित होती है, तो उन्हें रिफाइनरी पत्तन भी कहा जाता है। तो तेल पत्तन के 2 टाइप हो गए, टैंकर पत्तन और रिफाइनरी पत्तन। रिफाइनरी पत्तन वो है जो वो पत्तन जिन पर रिफाइनरी है वो स्थापित रहती है। उदाहरण है पर्शिया या फारस की खाड़ी पर अब्बादान एक तेल शोधन पत्तन है। अब्बादान कहां पर है? पर्शिया या फारस की खाड़ी के अंदर कहते हैं अब्बादान। तो अब्बादान एक रिफाइनरी पत्तन है। वहीं पर एस्कीरा, मरकाइबा, त्रिपोली ये कौन से हैं? टैंकर पत्तन है। तो टैंकर और रिफाइनरी पत्तन किसमें आ गए? तेल पत्तन। सीधी सी बात, जहां पर किसका व्यापार होता है? व्यापार का मतलब आयात और निर्यात, खरीदना और बेचने का काम जहां, तो वो आयात निर्यात तेल का होता है इन पत्तनों पर। अब बात करते हैं मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन। अब नाम से स्पष्ट है, जलयान लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, तो भैया उनका तेल खत्म हो जाता है, खाने की सामग्री भी उनको चाहिए होती है, तो रास्ते के अंदर जो द्वीपों के ऊपर जो पत्तन बने हुए हैं ना, उनको मार्ग पत्तन कहा जाता है। जो हम पहले भी जब हमने जो चैप्टर किया था परिवहन वाला, जल मार्गों वाला, उसके अंदर क्लियर कर लिया। ये ऐसे पत्तन हैं जहां पर जलपोत ईंधन और खाना लेने के लिए रुकते हैं, जैसे अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। ये महत्वपूर्ण मार्ग पत्तन के उदाहरण हैं। रास्ते में पड़ते हैं, लंबी दूरियां तय करते हैं, तो रास्ते के अंदर द्वीपीय जो सिटी है, जो कंट्री है, वहां पर ये जो पत्तन आपको मिलेंगे, अदन, होनोलुलु और सिंगापुर, मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन। अब आपको ये एक प्रश्न भी आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि हमने जलमार्ग पढ़ा हुआ है। होनोलुलु जो पत्तन है ये किस समुद्री मार्ग के ऊपर आपको मिलेगा? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। अब तीसरा आता है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पत्तन भी कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखें, मार्ग पत्तन के बाद में तीसरा टाइप कौन सा आ गया? फेरी पत्तन। फेरी पत्तन जिन्हें पैकेट स्टेशन भी कहा जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक और यात्रियों के परिवहन से जुड़े हुए होते हैं। छोटी दूरियों के लिए छोटी फेरी देन, छोटी दूरी का हो गया, गया आ गया, गया आ गया, फेरी, बार बार फेरी दे रहा है, तो इन्हें फेरी पत्तन कहा जाता है। और यहां पर क्योंकि डाक भी भेजी जाती है, इसलिए इसे पैकेट स्टेशन भी कहा जाता है। तो इनके ठहरने के स्थान को पैकेट स्टेशन कहते हैं। तो वो हो गए पैकेट स्टेशन यानी फेरी पत्तन। उदाहरण है इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड के अंदर डोवर एक फेरी पत्तन है, और फ्रांस के अंदर है कैलाइस, ये फ्रांस के अंदर है। डोवर ये ब्रिटेन के अंदर है और कैलाइस है ये फ्रांस के अंदर है। कौन से हैं? पैकेट स्टेशन है, जो कि छोटी दूरियों तक के लिए जो डाक वगैरह और यात्रियों को लाना और ले जाने का काम करते हैं ये पत्तन, यहां से जलयानों के माध्यम से। चलिए अब है एंथ्रोपो पत्तन। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा। ये पत्तन एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का काम करते हैं। लीजिए
एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का। तो इसका मतलब आप कैसे समझेंगे, समझ लीजिए, जैसे ये कोई एक्स पत्तन है, यहां पर ये एक देश है ए, यहां से जलयान जा रहा था इस एक्स पत्तन की ओर, इसने माल भेज दिया, भैया मेरा माल ले जाना, तू जाते वक्त ले गया, यहां पर उतर गया, यहां वाले कंपनी से बात कर ली, भैया मेरा माल उतार लेना और इस माल को है ना तू बी देश में पहुंचाना है। कि ठीक है साहब, ये जलयान से माल यहां पर उतर गया और कहां कर लिया, इसका भंडारण कर लिया, स्टोरेज, इसका मतलब गोदाम बहुत बड़े बड़े होते होंगे यहां। फिर दूसरा जलयान जब बी की तरफ जा रहा था तो इस माल को उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो इस बंदरगाह ने, यानी इस देश के बंदरगाह ने क्या काम किया, अपना कुछ माल न तो लिया न दिया, बल्कि आया एक देश का माल, उतारा, भंडार किया और अगले के अंदर जलयान के अंदर चढ़ा दिया और भैया अपनी कमाई ले ली, अपना पैसा है वो ले लिया। तो इससे भी इस देश को फायदा मिल गया उस स्टेशन का। तो ये पत्तन एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का काम करते हैं और इसमें माल का भंडारण बड़े बड़े गोदामों में किया जाता है और फिर दूसरे देशों को भेजा जाता है। जैसे सिंगापुर, सिंगापुर एशिया के लिए एक आंथ्रोपोपत्तन है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर सामान भेजने के लिए सिंगापुर को एक आंथ्रोपोपत्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार रोटरडम है, रोटरडम ये यूरोप के लिए, और जो कोपेनहेगन है बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंथ्रोपोपत्तन है। तो तीन का नाम बताया है। सिंगापुर से हम एशिया, सिंगापुर है वो एशिया के देशों के लिए एक आंथ्रोपोपत्तन का काम करता है, यूरोप के लिए रोटरडम, रोटरडम की बात आती है, और बाल्टिक क्षेत्र के देशों के लिए कोपेनहेगन का नाम है वो आता है। तो ये तीन हैं, इनका इस्तेमाल है वो आंथ्रोपोपत्तन के रूप में भी किया जाता है। हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये नहीं है भी सिर्फ यही होता है तो दूसरे काम नहीं होते, वो भी हो सकते हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। हम विशेष काम की बात कर रहे हैं, तो ये आंथ्रोपोपत्तन के रूप में काम आते हैं। अब आ गया जी अंतिम, और वो है नौसेना पत्तन। नौसेना, आर्मी की बात आ गई तो आप खुद ही समझ गए भैया, ये सामरिक महत्व के पत्तन है। आप किताब पढ़ेंगे वह सामाजिक लिखा है, जो कि सही शब्द नहीं है, सही शब्द है सामरिक। स्ट्रेटजिक, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर होता है, उसको सामरिक कहते हैं, गलती से सामाजिक प्रिंट है वहां पर। तो ये केवल सामरिक महत्व के पत्तन है। यहां पर नौसेना के लड़ाकू जहाजों को खड़ा करने, उनकी मरम्मत करने और लंगर यानी डेरा डालने की व्यवस्था होती है। तो लड़ाकू विमान है, जो जलयान है वो यहाँ पर रोके जाते हैं उनकी, तो लड़ाकू जहाजों को खड़ा करने, उनकी मरम्मत करने और लंगर डालने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। भारत के दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, एक कोच्चि है और एक कारवाड़ है। कारवाड़ और कोच्चि है, ये भारत में ऐसे पत्तनों के उदाहरण है। कौन से? नौसेना पत्तनों की, जो कि सामरिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो रखते हैं। तो ये 5 हो गए। अब एक बार पुनः देख ले, 5 कौन से हो गए काम के आधार पर। एक आया तेल पत्तन, जिसमें हमने टैंकर पत्तन की बात की और रिफाइनरी पत्तन की बात की। फिर मार्ग पत्तन और पैकेट स्टेशन यानी फेरी पत्तन आया। उसके बाद में आंथ्रोपो और नौसेना पत्तन की बात है वो हमने कर ली। तो इस प्रकार से समझ गए, पत्तनों के तीनों वर्गीकरण को जान लिया। निपटाए गए 9 भार के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत स्थिति के आधार पर अंतर्देशीय, इनलैंड और बाह्य पत्तन, और कार्यों के आधार पर ये 5 प्रकार। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो क्लास में हमने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब बारी आती है आपके प्यारे से प्रश्न की। ये है मराकाइबो तेल जो पत्तन है, ये किस देश में है, आपको इसका जवाब देना है। इस प्रकार से भी तो खुद को तैयार करना है भाई। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन के अंदर नए चैप्टर के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। इसी प्रकार बने रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।